हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का लेवल 4 का पेपर कराऊंगा, जो 10th मई 2022 को कराया गया था। 2018 एनटीपीसी का एग्ज़ाम था जो इतना लेट कराया गया था। इसके अंदर एक ही शिफ्ट में पूरा पेपर हुआ था, तो पूरी की पूरी शिफ्ट मैं आपको सोल्व कराऊंगा। लगभग 35 क्वेश्चंस थे, वो सारे देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको लेवल 6 के सीबीटी 2 के पेपर सोल्व कराए हैं, उनका लेवल आसान था एज कम्पेयर टू दिस पेपर, ये मुझे लगा पर्सनली। तो सोल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपकी ज़्यादा कैलकुलेटिव भी थे, तो ध्यान से सारे के सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने की हम कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला सवाल है कि आप बता दो मेरे पास जो ये नंबर्स दे रखे हैं 168322445049, इनका जो HCF है वो x है। तो हमें सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x बताना है कि x की सम ऑफ डिजिट्स क्या होंगी। किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? सबसे पहले हमें इसका HCF निकालना है और फिर सम ऑफ डिजिट्स हमें बतानी है। अब HCF निकालने के लिए आप क्या करते हैं, या तो तीनों को एक साथ रख लो आप यहाँ पे, कि मैं एक ये चीजें रखूं कि 1683 फिर 2244 और फिर मैं 5049, और यहाँ पे मैं इन तीनों का HCF निकालना स्टार्ट करूं, कौन कौन कॉमन फैक्टर से ये तीनों कट रहे हैं। और वो एक तरीका ये होता है, एक तरीका होता है कि हम दो दो के पेयर बना लें। ठीक है, मैंने इन दोनों का HCF निकाला, फिर उससे मैं चेक करूंगा इस HCF से इसे चेक करूंगा, इन दोनों का HCF निकालूंगा, उससे भी मुझे डायरेक्ट आंसर अपना मिल सकता है। और एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है, एक फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक इस तरीके से हम कर सकते हैं। और भी हो सकता है आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो कि सर ऑप्शन की मदद लेके क्या पता हम कर पाए। अगर हमसे डायरेक्ट HCF पूछता तो मैं ऑप्शन की मदद ले देता, लेकिन हमसे यहाँ पे सम ऑफ डिजिट ऑफ x पूछा है कि क्या आएगा, तो हमें पहले वैल्यू निकालनी है, फिर उसका सम ऑफ डिजिट करना है। इसके अंदर भी एक छोटा सा कैच है जिसे यूज करके मैं ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये मेरे पास 15 है, 15 3 का मल्टीपल है ना। यहाँ पे 12 है, 3 का मल्टीपल है, ये दोनों 3 के मल्टीपल नहीं है ना। 3 का मल्टीपल क्या होता है? कोई नंबर जिसकी सम ऑफ डिजिट अगर 3 से कटे तो मैं कहता हूं वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर इनके HCF में 3 का एक फैक्टर आ रहा है, तो मेरे पास अगर HCF 3 का मल्टीपल हुआ, फिर उसकी सम ऑफ डिजिट करूंगा तो वो 3 से कटेगा, तो मतलब वो 12 या 15 में से हो सकता है। अगर इनके HCF में 3 का मल्टीपल नहीं है तो वो 13 या फिर 11 में से मेरा आंसर दे सकता है। तो ये चीज भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जब सम ऑफ डिजिट वाला केस आपसे पूछा जाए। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या वैल्यू आएगी क्या नहीं आएगी। बाकी अगर मैं बात करता हूं जो मेरा HCF होता है, हमें एक चीज और पता होती है, जो HCF होगा वो इनके डिफरेंस का एक फैक्टर होगा। इन दोनों में से अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा उसका ही एक फैक्टर HCF हो सकता है, वरना HCF उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो हम एक काम करते हैं, पहले मैं इन दोनों को यूज करके HCF निकालने की कोशिश करता हूं। मेरे पास 1683 है और यहाँ पे 2244 है, तो यहाँ पे 1683 आएगा, मेरे पास यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, और यहाँ पे मेरे पास 21 माइनस 16 ये बचेगा 561 आ गया। यहाँ पे मेरे पास 1683 है। आप देखेंगे पूरा का पूरा 561 से 3 टाइम्स चला जाएगा, 1683 आ रहा है, कट गया। तो इन दोनों का HCF तो आ गया मेरे पास क्या, 561। आप चेक कर लो क्या ये वाली वैल्यू 561 से कट रही है। ये इन दोनों का HCF निकालने की कोशिश करता हूं। 561 है मेरे पास, यहाँ पे है 5049। यहाँ पे मेरे पास पूरा का पूरा तो जाएगा नहीं, 9 टाइम्स ही जाएगा। तो अगर मैं इसे 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 9 6 जा 54, 5 कैरी फॉरवर्ड 45 और 5 ये कट गया। तो इन दोनों का HCF भी क्या आया, 561। तो मेरा जो HCF है वो 561 है। सम ऑफ डिजिट्स निकाल लूंगा तो 5 + 6 + 1, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 12। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, किसी बच्चे को लगा हो तो ये इस तरीके से सोल्व किया जाएगा। चले हम आगे। बेसिक अप्रोच इसकी ये रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूं। मेरे पास सवाल है ये, कहता है राम और दीप्ति दो लोग हैं जिन्होंने 8000 रुपीज इन्वेस्ट करे 2 साल के लिए 30% कंपाउंड इंटरेस्ट पे पर एनम के हिसाब से। आगे कहता है राम को जो इंटरेस्ट मिलता है वो एनुअली कंपाउंड किया जाता है, और जो दीप्ति को इंटरेस्ट मिल रहा है वो हर 8 महीने में कंपाउंड किया जाता है।
तो हमें बताना है दीप्ति को कितना इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा राम से इन द स्पैन ऑफ 2 ईयर्स। किस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? तो आप कहेंगे सर देखो प्रिंसिपल मेरे पास 8,000 रुपए है, जिसे हम जनरली 100% मानते हैं, और मैं कह सकता हूं यहां से 1% मेरा किसके बराबर आ गया, ये आ गया 80 के बराबर। अगर मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट 30% का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% है, तो इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा मेरे पास 2 साल का कंपाउंड पे अगर मैं निकालूंगा। तो फॉर्मूला मैंने पहली क्लास में भी बताया, ये होता है 2a.a² डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, या फिर आप इसे लिख सकते हो पॉइंट लगा दिया, या तो ऐसे लिख लो, या फिर आप इसे ऐसे लिखते हैं कि यार मेरे पास क्या होगा, पॉइंट के बाद 2 स्पेस बनाऊंगा जिसमें a² आएगा और यहाँ पे 2a आएगा। तो जैसे 30 का स्क्वायर करूंगा तो 900, तो पॉइंट के बाद 2 0 9 कैरी फॉरवर्ड, 2 इंटू 30 60 और 9 69। तो इसे तो कंपाउंड इफेक्टिव जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो राम को मिलेगा इतना, लेकिन दीप्ति समझदार थी, वो 8 मंथली कंपाउंड करवा रही है। हम जब इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, वो 1 साल की बात करते हैं, तो 12 महीने का मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 30%। 8 महीने का कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर ये 30 भाग 12 इंटू में 8 कर देंगे तो ये 2 भाग 3 हो गया, ये हो गया 20%। 8 महीने की कितनी साइकिल चलेंगी 2 साल में? 2 साल में होते हैं मेरे पास 24 मंथ्स। तो आप कहेंगे सर इंटू 3 करना पड़ेगा, मतलब 3 साइकिल्स मिलेगी। तो मेरे पास 20% का इंटरेस्ट 3 बार लगेगा कंपाउंड फॉर्म में। तो 20%, 20% और 20%। इसका इफेक्टिव कितना आएगा 3 इयर्स का? आपको पता होना चाहिए 20 हो तो ये मेरे पास 72.8% होता है 3 साल का इफेक्टिव, वरना फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। ये होता है 3a, फिर डॉट 2 स्पेस और 2 स्पेस, इन 2 स्पेस में आता है a³ और इन 2 स्पेस में आता है 3a²। तो अगर मैं ऐसे करूं यहाँ पे तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा 8000, तो यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, 80 कैरी फॉरवर्ड हो गया। फिर 3 इंटू में 20 स्क्वायर डेट इज 400, तो 1280, तो यहाँ पे मेरे पास 80 आ गया, 12 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 20 इंटू 3 60 और 12 72.8% ये इफेक्टिव रेट आएगा। डिफरेंस कितना हो गया इन दोनों के अंदर मेरे पास 3.8% का। 1% मेरे पास किसके बराबर था 80 के बराबर था, तो 3.8% में अगर 80 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 38 इंटू 8 64, 6 कैरी फॉरवर्ड, 8 3 24 और 6 304। दीप्ति को 304 रुपए ज्यादा मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्वेश्चन सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया? ये मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड से, मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के सोल्व किया है। आपके पास कोई और मेथड से आप करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ये समझाने में इतना टाइम लगा है, मुझे पता है 30 का अगर 200 बार इफेक्टिव लूंगा तो 69 आता है, और अगर इसका 8 महीने का निकालूंगा तो 20% आएगा, उसका 3 बार इफेक्टिव लूंगा तो मुझे पता है 72.8 आता है। डिफरेंस 3.8 आएगा और 3.8% की वैल्यू निकालनी है अगर 1% मेरे पास 80 के बराबर है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपके आता है तो 1 मिनट में डुएबल सवालों में से एक है। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो विद इन 1 मिनट कर सकता है। अगले सवाल पे मैं चलता हूं, फटाफट से देखिए। मानस कह रहे हैं सर रेशियो मेथड से करवा दीजिए। देखो रेशियो मेथड से करा दूंगा लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा सॉल्यूशन, क्योंकि एक बार 30% रेट को यूज करके हमें 2 साल का निकालना है, एक बार कहीं ना कहीं हमें 20% का यूज करके 3 साइकिल्स बनेगी, तो इट मे कंज्यूम मोर टाइम एज कंपेयर टू इफेक्टिव मेथड। क्लियर हो गया? चलें आगे। कहता है मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल हमें दे रखा है 53 सेंटीमीटर और इसका एरिया भी दे रखा है, तो हमें बताना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। बहुत प्यारा सवाल है, खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से समझिए। मेरे पास अगर एक रेक्टेंगल दे रखा है तो इसके डायगोनल क्या होगा मेरे पास, इसका ये होगा, ये 53 दे रखा है, ठीक है, और मुझे एरिया दे रखा है कितना 1260। हमें बताना है पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, यही निकालना है। ये मैं मान लेता हूं लेंथ है और ये मैं मान लेता हूं ब्रेथ है, ठीक।
आपको पता है जो डायमीटर डायगोनल होता है ये 90 डिग्री होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो मैं कह सकता हूं 53 का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा मेरे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। एक चीज तो मुझे ये मिल गई। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मैं कह सकता हूं मेरे पास एल इंटू बी कितना दे रखा है 1260 दे रखा है। मुझे क्या चाहिए ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, मुझे इंडिविजुअली ना लेंथ की जरूरत है ना ब्रेथ की, मुझे एल प्लस बी का मान चाहिए। तो वो हम कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ। आप कहेंगे सर मैं क्या करता हूं इसमें भी क्या कर दूं 2LB को ऐड कर दूं और इसमें भी ट्वाइस LB को ऐड कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। ये किसका फॉर्मूला बन गया, क्या ये लेंथ प्लस ब्रेथ का होल स्क्वायर बन गया। और आप यहां पे देखेंगे LB किसके बराबर है, ये बराबर है 1260 के। तो मेरे पास 53 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर करने की ट्रिक्स में बता रखा है 3 का स्क्वायर कितना होगा 09 और यहाँ पे 25 प्लस 3 डेट इज 28। स्क्वायर करना आप सभी को आता है जल्दी, प्लस 2 इंटू 1260 ये हो जाएगा 2520 आ गया। अब मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा तो 29 और मेरे पास यहाँ पे 25 प्लस 28 डेट इज 53। 5329 किसका स्क्वायर होता है ये निकालना है, तो आपको स्क्वायर रूट निकालने का भी मेथड पता है। मेरे पास 5329 है, दो दो के पेयर बना लेते हैं हम, ऐसे ही करते हैं। 59 किसके स्क्वायर से बड़ा है 7 के, तो यहाँ पे लिखूंगा 7 7 और ये हो गया 49। बचा कितना 4 और 29 ये नीचे आ जाएगा और यहाँ पे 7 2 जा इसका जो भी वैल्यू होती है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 14। 14 में यहाँ पे कौन सी नंबर रखूं कि 429 आ जाए, यहाँ पे अगर मैं 3 रखता हूँ 143 इंटू में 143 इंटू में 3 कितना हो जाएगा मेरे पास 429 कट जाएगा। तो मेरे पास ये किसका स्क्वायर है 73 का स्क्वायर है। तो L प्लस बी कितना आ जाएगा मेरे पास 73 आ गया। पैरामीटर कितना हो जाएगा ट्वाइस इंटू में 73 ये आ जाएगा मेरे पास 146। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है या नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखो मैंने बेसिक से करा, अगर आप चारों ऑप्शंस के यूनिट डिजिट वेरीफाई कर लेते तो आप जल्दी कर सकते थे। अब जल्दी कैसे कर सकते थे, मेरे को पता है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर दे रखा है तो किसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट 9 आती है जल्दी बताओ। कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे मुझे यूनिट डिजिट 9 मिलती है। आप कहेंगे सर कोई वैल्यू जो भी नंबर होगा उसके लास्ट में 3 होगा, जब मैं उसका स्क्वायर करूंगा तभी तो यूनिट डिजिट 9 मिलेगी। या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, 7 का स्क्वायर में भी 9 मिलता है। तो या तो लास्ट डिजिट 3 होगी जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा या 7 होगी। और यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 3 में करता तो 6, 7 में करता तो 4। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आता है या तो ये होता है या होता, फिर भी एक ऑप्शन में मैं कंफ्यूज हो सकता था। चले आगे, एक चीज ये भी देखी जा सकती थी। अगला सवाल मेरे पास फटाफट से करिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। हमें इसे सिंप्लीफाई करके बताना है कि क्या आंसर आएगा। हम क्या यूज करते हैं, हम वी बोर्ड मास का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, वी बोर्ड मास व्हेन क्लीन बार ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। और हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट वर्ड मूव करते हैं, ये भी हमें पता है। चलो अब फटाफट से इसका सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट टू राइट वर्ड मूव करेंगे, ये पूरा ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट पहले सोल्व कर लेते हैं। इसके अंदर गया मैं, 7 9 जा 63 प्लस 24, ये हो गया मेरे पास 87 प्लस 3 हो गया 90 डिवाइडेड बाय, अब ये भी पूरा ब्रैकेट आ गया। चलो करते हैं, 36 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 8 ये आ जाएगा 9, ये आ गया 36 प्लस 9 डेट इज 45, 90 डिवाइडेड बाय 45 ये तो आ गया 2। क्वेश्चन हो गया खत्म, सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ेंगे, साथ साथ सोल्व करते रहिए। अब ये वाला थोड़ा सा मुश्किल बना दिया इन्होंने, टाइम कंज्यूमिंग बना दिया। मुश्किल क्या है कि हमें इसे सोल्व करके बताना होगा कि क्या आंसर आएगा। फटाफट से करिएगा, गलती से आज की क्लास में ये आंसर नीचे लिखे रह गए, ठीक है, रियली सॉरी फॉर डेट, हटाना था लेकिन फिर लाइव आ गया मैं तो रह गया। कहता है इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके बता दीजिए अपना आंसर क्या आएगा। कैसे करेंगे, देखो मेरे पास अगर मैं ऑप्शंस देखूं, एक पॉजिटिव वैल्यू है, 3 नेगेटिव वैल्यू है। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव समझना चाहें तो यहीं से देख लो, 81 198 300 से थोड़ा सा कम 2000 9 और 1600। तो अगर मैं इन चारों को भी पॉजिटिव वैल्यू को एक साथ रखूं तो नेगेटिव वैल्यू बड़ी दिख रही है, तो मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा, इसके चांसेस ज्यादा हैं। ये तीनों आएंगे। अगर इन तीनों में भी देखो, देखो लास्ट की 2 डिजिट सबकी सेम है,
और इसकी तो लास्ट की 3 डिजिट भी सेम है, तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें पूरी कैलकुलेशन ही यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो एक एक करके पूरे सीक्वेंस में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब एक काम कर लेता हूं चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए। पहले देखो मुझे पता है ये वाली वैल्यू क्या है, इन चारों के सम से बड़ी है, तो इन चारों का सम करके इस वाली वैल्यू में हम घटाएंगे। तो आप दो दो डिजिट पकड़ना स्टार्ट करो। क्या करो, दो दो डिजिट पकड़ना स्टार्ट करो। मैंने कहा 0, 20, 20 और 62, 62। 85 में से 62 को घटाऊंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? कुछ गलत किया क्या यहाँ पे? एक सेकेंड। सॉरी, पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज थी ना, तो यहाँ पे भी 0 0 आएगी। ठीक है, तो मेरे पास 0, 20, 0, 0, तो टोटल बचा 20। 85 में से 20 घटाया तो बचा मेरे पास 65। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, मुझे पता है फाइनल आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। लास्ट की 2 डिजिट सोल्व हो गई। आगे की 2 डिजिट पकड़ लो, 71, 0, 0, 71 में 9 जोड़ा 80, 80 में 42 जोड़ा 122। ठीक है, यहाँ पे अगर 22 रखूं 1 तो आगे चला जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे 19 में से 22 को घटाऊंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी? क्या ये 97 आएगा? क्योंकि 119 बन जाएगा एक तरीके से वो। ठीक है, एक कैरी फॉरवर्ड होके, तो मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी पॉइंट में 9765 आएगा। चारों ऑप्शंस में पॉइंट में 9765 नेगेटिव में ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो यही आंसर हो सकता है। चले आगे। मैंने आपको क्या चीज समझाई, मैं रिपीट करता हूं। मैंने कहा देखो पहले तो ये देख लो कि जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, जिससे ही कंफ्यूजन ना रहे। तो मैंने देखा कि अगर मैं 81, 198 इन्हें रफली निकालू, इसे 9 को और इन चारों को ऐड करूं रफली, तो मेरे पास जो नंबर बनेगा वो लगभग मेरे पास क्या बन रहा है? 1900 के अप्रोक्स बनेगा। ये 2000 से ज्यादा है, तो आंसर आएगा नेगेटिव में। तो मैंने क्या करा, पॉजिटिव वालों को पकड़ना स्टार्ट करा, पहले इनका सम करा और फिर इसमें से घटाना है। तो मैंने लास्ट की 2 डिजिट निकाली, इसमें से 2 डिजिट घटाई, फिर मैंने ये 2 वैल्यू निकाली। 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन में सेम आ रहा था, तो मैं आगे बढ़ गया। फिर मैंने अगली 2 डिजिट निकाली, फिर इसमें से कर लिया। सिंगल डिजिट में बहुत टाइम लग जाता है, अगर डबल डिजिट कैलकुलेशन आप एक बार में कर पाते हैं तो चीजों को जल्दी कर सकते हैं। तो आप ये चीज ऑब्जर्व करिए, आगे के एग्जाम में भी मदद मिलेगी। अब हमारे पास सवाल है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, सिंपल सा। कहता है एक आदमी क्या करता है, 7/8 की स्पीड से चलता है अपनी यूजुअल स्पीड के, और ऑफिस क्या पहुंचता है? 20 मिनट लेट पहुंचता है। हमें बताना है कि यूजुअल टाइम उसे कितना लगेगा ऑफिस पहुंचने में। तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस तो ऑफिस का सेम है, जो कि कांस्टेंट रहेगा। अगर स्पीड की बात करूं, ओल्ड वर्सेस न्यू, पहले 8 थी तो अब क्या हो गई स्पीड? नहीं, 7। तो मेरे पास टाइम क्या हो जाएगा इसका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, तो टाइम का रेशियो 7/8 हो जाएगा। अभी कितना फालतू मिनट लग रही है जब स्पीड कम कर दी, तो 20 मिनट फालतू लग रही है, तो 1 रेशियो इनका डिफरेंस 20 को रिप्रेजेंट करेगा। ओरिजिनल टाइम कितना लगता होगा? 7 रेशियो, तो 7 × 20 ये आ जाएगा 140 मिनट्स। ठीक है, तो यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है इनका अर्थमेटिक मीन बता दो। भैया अर्थमेटिक मीन क्या होता है? एवरेज होता है, तो एवरेज बताना है इनका, फटाफट से निकाल लो। देखो अगर मैं सम भी कर रहा हूं तो थोड़ा सा लॉजिकली देख लो, ये 7 दिख रहा है, ये 3, 37 + 23, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। इन दोनों को सम करूंगा तो वैल्यू कितनी आ गई? 150। 60 + 150 210। 4 वैल्यू जो है 4 से भाग दे देंगे, तो वैल्यू कितनी आ गई? 52.5 आ गई। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे। कुछ चीजें आपको जितना ज्यादा खुद प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगा कि कम टाइम में कैसे करना है, वो प्रैक्टिस से ही हो पाता है। आपको कई बार लगेगा सर आपने डायरेक्टली ऐसे करके ऐसे क्यों लिख दिया, एडिशन में ऐसा क्यों करा, वो धीरे धीरे आपको चीजें समझ आती रहेंगी जैसे आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे या खुद प्रैक्टिस करोगे। कहता है एक आदमी 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, k किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। एवरेज स्पीड जर्नी की 42 किलोमीटर पर आवर है, तो हमें बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, एवरेज स्पीड क्या होती है? ये होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही होता है। एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है? 42। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया? 250 + 120 दैट इज 370 + 50 दैट इज 420। टोटल टाइम कितना लगेगा? अब 250 किलोमीटर हम 50 किलोमीटर पर आवर से चले हैं,
तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या देता है, टाइम देता है। तो ये आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 50। मैं आप लोगों के लिए पूरा लिख रहा हूं वरना डायरेक्टली लिख देता। फिर 120 किलोमीटर के किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर मेरे पास 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये हो गया टोटल टाइम। सोल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन खत्म होता हुआ दिख रहा है मुझे। यहां से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 10। उसके बाद ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा 7। 7 प्लस 120 डिवाइडेड बाई के, ये बराबर 10 के। तो 7 उधर कट जाएगा तो 3 से 120 को काटूंगा तो 40। तो के का मान कितना आ गया, 40 आ गया। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, 10 लेस देन अ गिवन नंबर के से 10 कम। 10 मोर देन अ गिवन नंबर के से 10 ज्यादा। 38 मोर देन अ गिवन नंबर के से 38 ज्यादा। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो हमें बताना है कि के का मान क्या होगा अगर के 0 से बड़ा है। तो आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ध्यान से समझिए। अगर मैं इसे ए मान लूं, इसे बी मान लूं और इसे सी मान लूं, अगर मुझे कहा जाता है ए बी सी प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब क्या होता है कि बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी के। क्या होता है, बी स्क्वायर ए सी के बराबर होता है, या फिर आप कहते हैं ए बाई बी बराबर होता है बी बाई सी के। ठीक, यही चीज होती है। तो मैं यहां पे डायरेक्टली करता हूं, मैं कहता हूं यार बी स्क्वायर मतलब के प्लस 10 का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा मेरे पास के माइनस 10 इंटू में के प्लस 38। इतना पार्ट समझ में आ गया। अब एक तरीका तो यह है कि मैं इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं पूरे तरीके से और फिर क्वेश्चन को सोल्व करूं। डेट मे कंज्यूम सम टाइम, इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू सोल्व इट बाय मेकिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन डूइंग इट, और यू वांट टू डू इट डायरेक्टली। अब डायरेक्टली करोगे तो आप ऑप्शन की एक एक करके मदद ले सकते हो और अपना आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि मैं ऑप्शन की मदद भी लूंगा तो कैसे करूंगा, मान लो मैंने 70 ले लिया, तो 70 प्लस 10 80 का स्क्वायर, तो दोनों जगह 0 0 आ गई, तो जो सोल्व करूंगा तो लास्ट में 2 0 मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी। 70 माइनस 10 ये 60 आया, 1 0 मिली। और यहाँ पे 70 प्लस 38 करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगी मेरे पास, 108। तो यहाँ पे तो एक ही जीरो आएगी ना मेरे पास, सोल्व होने पे 2 0 तो नहीं मिलेंगी, तो ये नहीं हो सकता। फिर मैंने रखा 50 रखूंगा तो यहाँ पे बनेगा 60 का स्क्वायर, फिर से 2 0 मिलेगी। 60 माइनस 10 50, सॉरी 50 माइनस 10 40, और यहाँ पे 40 प्लस 38 करूंगा तो मेरे पास 78 आएगा। अगेन मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही जीरो मिलेगी, 4 इंटू 8 2 आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर मेरे पास आया 60 प्लस 10 70 का स्क्वायर, तो मेरे पास लास्ट में फिर से 2 जीरो मिल रही है, मुझे समझ में आ रहा है। 60 माइनस 10 50, और 60 प्लस 38 ये हो गया 98। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एक जीरो तो ये है, 5 को 8 से करूंगा तो एक और जीरो मिल जाएगी क्योंकि 40 बनेगा, तो यहाँ पे 2 जीरो आ रही है, तो ये हो सकता है। आप चाहे तो पूरा सोल्व करके आप निकाल लो। अब मेरे पास 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600। 60 प्लस 1 70 है, 70 का स्क्वायर 4900, और यहाँ पे 50 इंटू 98 करूंगा तो ये 4900 ही आएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो हमने ऑप्शन की मदद लेके अपने क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लिया। चलें आगे। बाकी इसे सोल्व करते तो मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पूरी नहीं बनती है, डायरेक्टली आ जाता है। इसे सोल्व भी करते हैं बेसिक से, तो जैसे ये हो जाता के स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20 के, और इधर होता मेरे पास के स्क्वायर, ये माइनस 10 के प्लस 38 के, तो मेरे पास प्लस 28 के बचता, और यहाँ पे मेरे पास माइनस 380 बचता। आप देखते के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया मेरे पास, यहाँ पे 28 के 20 के, तो यहाँ पे 8 के बच रहा है, और ये 480 हो गया, और के का मान कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पे 60 आ गया। अगर वैल्यू पुट नहीं करनी थी तो बेसिक से भी आसानी से हो रहा है। ठीक है, चलें आगे। कहता है 23/3 मोर देन अ नंबर इज 25/6। तो हमें नंबर बताना है। मैं नंबर को मान लेता हूं n,
नंबर में 23/3 को अगर मैं ऐड करूं तो ये 25/6 आएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, इसे उधर ले जाता हूं तो -23/3 हो गया। 3 को 6 बना लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 है, तो ये 46 हो जाएगा। और अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो ये वाली वैल्यू मेरे पास -21/6 आ जाएगी। 3 से काट दूंगा तो -7/2 आ जाएगा। दिस इज माई आंसर। चले आगे। कहता है ए एक काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 16 दिन में और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। बी और सी ने साथ मिलकर 4 दिन तक काम करा और फिर सी छोड़ के चला गया और ए ने उसे रिप्लेस करा। हमें बताना है रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा। कैसे करेंगे? जब भी हमें टाइम दे रखा हो तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क क्या आ जाएगा? आप देखेंगे 12 और 24 का तो एलसीएम 24 ही है। ठीक है, और अगर 16 को देखूं तो 16 में एक 2 का फैक्टर ज्यादा है बस, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 24 इंटू 2 48। 48 क्या हो जाएगा एलसीएम, जो हम टोटल वर्क के बराबर मानते हैं। ए को टोटल 48 काम करना है जो वो 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 48/12 4 काम करेगा। बी कितना करेगा एक दिन में? 3 काम। और सी कितना करेगा एक दिन में? 2 काम। कहता है कि बी और सी ने 4 दिन तक काम करा, तो बी और सी अगर 4 दिन तक काम करेंगे, कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो गई बी और सी की? 5। 4 दिन तक काम करा तो कितना काम कर दिया? 20। टोटल काम था 48, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया मेरे पास? रिमेनिंग वर्क रह गया मेरे पास 28। अब सी छोड़ के चला जाता है और ए उसकी जगह काम करता है। सी छोड़ के चला गया, ए करेगा, तो अब ये दोनों ए और बी काम करेंगे, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? ये 7 काम कर रहे हैं। बचा हुआ काम ये दोनों कितने दिन में करेंगे ये बताना है। टोटल काम है 28, 7 एक दिन में 7 काम करते हैं, तो कितने दिन में करेंगे? 28/7 ये करेंगे 4 डेज के अंदर। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, करिए ट्राई। कहता है कि एक ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे अगर हम इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो मुझे हर केस में सेम रिमाइंडर मिलता है। तो हमें बताना है जो k के डिजिट्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा। बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। अगर हमें ऐसा कुछ दे रखा होता है कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर दे, वो किसका फैक्टर होता है? वो इन दोनों के डिफरेंस और इन दोनों का जो डिफरेंस आता है ना, उनका HCF होता है। वो वाली वैल्यू होती है जो इन तीनों को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर दे दे। अगर मैं इसका और इसका डिफरेंस निकालूं तो आप कहेंगे सर ये मेरे पास 52 है, ये 96 है। 2 से काटूंगा तो 6 और यहाँ पे 5 से काटूंगा तो 4 बचेगा, 56 आ गया। फिर 47 का रह जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 46 में से 29 घटाऊंगा तो ये आ गया 16। ठीक, अब मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं मैं। मेरे पास ये वाली वैल्यू है 25, ये वाली वैल्यू है 52। ठीक, तो मेरे पास 25 में से 52 को घटाएंगे तो मेरे पास यहाँ पे 3। ठीक है, 82 में से 75 को घटा दूंगा तो 07, और यहाँ पे 7 में से 4 को घटाऊंगा तो 3। ये दो वैल्यू आ गई। जो इन दोनों का HCF होगा वही वो नंबर होगा जिससे इन तीनों को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर मिलता है। ये हमने HCF में डिटेल में पढ़ा हुआ है। अब इसे सोल्व करेंगे। अब इन दोनों का HCF निकालना एक तो होगा ट्रेडिशनल मेथड से करें कि मैं यहाँ पे 1656 लिखूं, फिर 3073 और पूरा सीक्वेंस बना चला जाऊं कि क्या आंसर आएगा। दूसरा तरीका आप ये देखिए, भैया मेरे अंदर यहाँ पे 2 का मल्टीपल है, क्या इसके अंदर कोई भी 2 का मल्टीपल है? नहीं है। ये है ओड वैल्यू और ये है इवन वैल्यू। तो मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, इसमें जो 2 के फैक्टर है वो तो हटा ही दूं। जो इसके अंदर 2 के फैक्टर होंगे वो इधर तो होंगे ही नहीं, पक्की बात है, तो HCF में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप देखेंगे ये मेरे पास क्या दे रखा है? 656 दे रखा है। देखो सबसे पहले मैंने देखा 6, ये 2 से कट रहा है तो मतलब 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगी ये,
फिर मैंने देखा 56, ये तो भैया 4 से कट रहा है, तो ये वाली संख्या मेरी 4 से भी कट जाएगी, 4 का फैक्टर एक्स्ट्रा है। और अगर मैं 656 से देखूं, क्योंकि ये वाली वैल्यू इवन है, नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा है, अगर ये इवन है तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 0 हो जाता है, मतलब यहाँ पे लास्ट की दो डिजिट 600 मेरा 8 से कट जाता है, बचा 56, 56 मेरा 8 से कटता है, मतलब 656 जो लास्ट की 3 डिजिट है ये 8 से भी कट जाएगी। तो डायरेक्टली मैं इसे क्या करूंगा, 8 से डिवाइड करूंगा। ये पार्ट उसे समझ में आएगा जिसने नंबर सिस्टम पढ़ रखा है मुझसे, उसे पता है 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया और उससे मुझे इतनी चीज समझ में आई कि लास्ट की 3 डिजिट ये 8 से कट रही है, इसका मतलब 8 का फैक्टर तो ऐसा ही है जो इसमें नहीं होगा। इसे अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू आ गई मेरे पास 207। एक सेकंड रुकिए, यहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने गलती कर दी, रियली सॉरी, यहाँ पे 17 था, कैलकुलेशन में मिस्टेक है, 1756 है ये, ठीक है। तो ये मेरा 4 से कट जाएगा 56, 4 का फैक्टर मैं अगर हटा दूं इसमें से तो मेरे पास वैल्यू बचेगी, ये 4 जा 15 3 जा और 9 जा 439। अब 439 और इन दोनों में एचसीएफ निकाल लो, आप चेक करो 439 और इसमें एचसीएफ क्या होगा। अगर मैं देखूं 439 और यहाँ पे 3073 है, ये तो पूरा का पूरा कटना चाहिए, मतलब यहाँ पे 439 है, कितने टाइम्स जाएगा आप देखिए, लगभग मेरे पास ये 40 है, लगभग 7 के आसपास जाना चाहिए। 7 9 63, 6 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 21 27, 2 कैरी फॉरवर्ड 28 30, ये पूरा का पूरा कट गया। तो इन दोनों का एचसीएफ है ये, तो यही वो नंबर है जिससे डिवाइड करने पे इन तीनों को सेम रिमाइंडर मिलेगा। हमें इसकी डिजिट्स का प्रोडक्ट करना है, तो 4 इंटू 3 इंटू 9, ये वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 108, यही आंसर। चले आगे, मैंने बस यहाँ पे 4 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था 56 है, ये 4 का मल्टीपल है, यहाँ पे ये ओड वैल्यू है, तो यहाँ पे 2 का कोई भी फैक्टर इन दोनों का एचसीएफ में नहीं आ सकता, तो जो 2 के फैक्टर से ये वाली वैल्यू कट रही थी वो मैंने हटा दी पहले, फिर इन दोनों का एचसीएफ निकाला और उससे मेरा आंसर ये आ गया। अगले सवाल पे चलता हूं। क्वेश्चन में कहता है कृतिका 64,000 रुपीज लैंड करती है निधि को, एक साल के लिए 25% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हमें बताना है कि कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा निधि को। कैसे सोल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप कहेंगे सर 25% क्या है, साल का ब्याज है, एक साल का ब्याज कितना, एक साल का इतना है, आधे साल का कितना होगा, 25/2 होगा, डेट इज 12.5 जो परसेंट। अब आधे साल की कितनी साइकिल्स लगेंगी, एक साल के लिए अगर ब्याज पे दिया है तो आप कहेंगे सर 2 साइकिल्स लगेंगी, है ना। हमें बताना है कि कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 64,000 पे। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं सर देखो मेरे पास प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट क्या होगा, 12.5% होता है 1/8, तो अगर मैं 8 रुपए ब्याज पे दे रहा हूं तो 6 महीने में कितने मिल जाएंगे, 9 मिल जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब 2 साइकिल लगेंगी तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 64/81। डिफरेंस कितने का आ गया मेरे पास, 17 का आ गया, है ना। ये 17 क्या है मेरा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। अब आप देखो प्रिंसिपल कितना था, 64 रेशियो, ये किसके बराबर है, 64,000 के बराबर है, 1:1000 के बराबर हो गया, तो 17 रेशियो 17,000 के बराबर हो गया, इतना इंटरेस्ट उसे पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फटाफट से सोल्व कीजिए।
अब ये देखो फिगर सबमर्ज वाला क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझेंगे, अच्छा सवाल लग रहा है देखने में। मेरे पास क्या है, एक स्फीयर है ना, उसके अंदर हमने क्या करा, एक सिलेंडर डाल दिया। अगर मैं इसके अंदर सिलेंडर डालूंगा तो वो किस तरीके से दिखेगा, ध्यान से देखना। सामने से अगर आप देखेंगे तो सिलेंडर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। इसका अगर मैं ये बाउंड्री बना दूं तो ये सिलेंडर आपको कुछ अंदर डाला हुआ ऐसा दिखेगा। स्फीयर का जो रेडियस है वो 5/6 है, किससे, हाइट ऑफ सिलेंडर की। तो सिलेंडर की हाइट को अगर मैं ये मान लूं, स्फीयर का रेडियस क्या होगा, अगर सेंटर ये है तो आप कहेंगे सर यहां से लेके यहां तक ये इसका रेडियस होगा, और इसे अगर मैं यहां से लेके यहां तक मिला दूं तो ये ट्वाइस रेडियस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 10/6, और h कह सकते हैं या नहीं कह सकते, 10/6 मतलब 5/3h। अच्छा, ये सिलेंडर के रेडियस की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सिलेंडर का रेडियस अगर ये है तो ये वाली दूरी 2r हो जाएगी, और ये मेरे पास एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। 2D में सामने से देखोगे इस तरीके की फिगर दिखेगी। एक स्पेयर के अंदर अगर आप सिलेंडर डालते हैं तो मेरे पास, अगर आप देखो हाइट के टर्म्स में मुझे इसका रेडियस पता है, ठीक है, मुझे इसकी हाइट पता है एच के टर्म्स में, अगर रेडियस को भी मैं एच के टर्म्स में निकालूं तो मेरे लिए चीजें आसान हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी। आप कहेंगे सर 2r का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा मेरे पास 5/3h² माइनस h²। तो सोल्व करेंगे 4R², ये हो जाएगा मेरे पास 9, 25 में से 9 घटाया 16/9h², या फिर मैं कह सकता हूं यहाँ पे, यहां से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4, तो r हो जाएगा मेरे पास 2/3h। ठीक है, हमसे पूछा है रेशियो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब मेरे पास यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3πr³। अगर सोल्व करेंगे देखो पाई से तो पाई कट जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे r²h, r क्या है मेरा 2/3h, तो 2/3 का होल स्क्वायर करूंगा तो 4/9h² लिख सकता हूं मैं, और इंटू में h, और ये मेरे पास है 4/3 इंटू में कैपिटल R किसके बराबर था 5/6h के, तो 125/216h³। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आप देखिए यहाँ पे h³ से h³ कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से काटूंगा 3, इसे 3 से काट दूंगा तो 72, मेरे पास ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 72 ऊपर चला जाएगा, 72:125। बहुत प्यारा सवाल पूछा इन्होंने ये, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी के हिसाब से बहुत अच्छा सवाल था ये, ठीक है, जिसमें फिगर के अंदर फिगर 3D में पूछा गया है। कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए तभी लोग कर पाएंगे। बाकी इसके अंदर और भी चीजें अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे अगर मैं ओवरऑल, चलो ठीक है अभी ऐसा कर दिया तो ठीक है, वरना आप रेशियो भी देख सकते थे। जैसे ये 5:3 था, ये 1 रेशियो था, तो मैं कह सकता था अगर ये 5 रेशियो है तो ये 3 रेशियो होगा, तो ये कितना आएगा, ये 4 रेशियो आएगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ अगर ये वाली लेंथ मेरी 5 रेशियो होती तो ये 5/3h था, इसे 3 रेशियो मान लेते हम, तो ये कितना हो जाता मेरे पास 4 रेशियो हो जाता, तो r कितना हो जाता मेरे पास 2 रेशियो। ठीक है, मेरे पास जो रेडियस है वो हो जाता मेरे पास कैपिटल R 5/2 रेशियो, और हाइट हो जाती मेरे पास 3 रेशियो। उससे भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। अगला सवाल मेरे पास, टोटल सरफेस एरिया निकालना है कोन का अगर उसकी स्लांट हाइट 32 है और डायमीटर ऑफ बेस 48 है, और पाई को 22/7 लेना है, तो डायरेक्टली कर लो मेरे भाई। आप कहेंगे सर टोटल सरफेस एरिया होता है πr/l+r, तो पाई है 22/7, डायमीटर 48 तो रेडियस 24, 24 + 32 ये हो गया 56, तो यहां से काटूंगा तो मेरे पास ये आ गया 8। तो मुझे पता है ये दोनों तो नहीं हो सकते, इन दोनों में से आंसर होगा 4, 2, 2, 4 या फिर ये,
आप या तो मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट डिजिट तो सेम है, लास्ट की 2 डिजिट भी सेम है, तो डायरेक्टली चेक करना मुश्किल है। हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं। हम कहेंगे 11 से कौन सा डिविजिबल है इन दोनों वैल्यूज के अंदर, तो 4 दूनी 6, 4 दूनी 6, ये 11 से डिविजिबल है। 4 दूनी 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 4 8, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। ऑड प्लेसेस का डिजिट्स का सम 11 प्लेसेस के डिजिट्स का सम करा, उनका डिफरेंस निकाला, 11 से कट रहा है तो 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलें आगे। अगला सवाल मेरे पास, एक स्क्वायर का एरिया इसके बराबर दे रखा है, तो हमें बताना है स्क्वायर की साइड क्या होगी अगर x ग्रेटर देन 0 है। आप कहेंगे सर एक स्क्वायर अगर मैं बनाता हूं उसकी साइड a है तो एरिया होता है a स्क्वायर, है ना। तो मैं कह सकता हूं a स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास 81x स्क्वायर प्लस 72x प्लस 16। अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसे ब्रेक करने जा रहा हूं, क्या ये मेरे पास 9x का होल स्क्वायर है, क्या ये मेरे पास 4 स्क्वायर है, और क्या मैं इसे ब्रेक कर सकता हूँ 2 इंटू में 9x इंटू में 4। क्या आपको ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये a मान लूं ये b मान लूं और ये 2ab हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ये वाली वैल्यू मेरे पास 9x प्लस 4 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा, अगर a मेरा ग्रेटर देन 0 दे रखा है, ठीक है, तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा ये, तो a का मान 9x प्लस 4 ही मेरे पास आएगा। चारों ऑप्शन में बता दो साइड क्या होगी, कौन सा, देखो ये तो है नहीं, ये 9x प्लस 2 है, ये भी नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9x प्लस 2 बनेगा, ये भी नहीं है, इसे मल्टीप्लाई करूंगा 9x प्लस 4 बनेगा, तो यही आंसर है। 2 को कॉमन ले लिया बेसिकली इसमें, तो आप कहेंगे सर ये 9x बाई 2 प्लस 2, यही आ रहा है। चल अगला सवाल हमारे पास फटाफट से देखिए, कहता है एक काम को करना है हमें, ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है कितना, 3:5:8। आगे बढ़ते हैं, साथ मिलके काम करेंगे तो एक काम को 15 डेज में कर सकते हैं। ए और बी ने 12 दिन काम करा और फिर छोड़ के चले गए, फिर सी आया, सी ने बचा हुआ काम निपटा दिया, तो बताओ कितने दिन लगेंगे सी को काम कंप्लीट करने में। दो तरीके से आप देख सकते हैं, एक होगा कि बेसिक मेथड कि पूरा टोटल वर्क निकाल लो, फिर ए और बी का वर्क माइनस करो, फिर यहाँ पे सी की एफिशिएंसी से डिवाइड करके आंसर निकाल लो। एक होगा डायरेक्ट तरीका, दोनों तरीके मैं बता रहा हूं आपको, देखो ध्यान से। पहले मैंने कहा 3 जने मिलके कितने दिन में काम को कर सकते हैं, ये 15 दिन में। कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी, 13 और 3 16 इंटू 15, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, टोटल वर्क हो जाएगा। ए और बी ने 12 दिन काम करा, ए और बी एक टाइम पे कितना काम करते हैं, 8, तो मैं कहूंगा 8 इंटू 12, ये मैंने घटा दिया, तो ये ए और बी का वर्क घटा दिया, तो ये क्या बचा मेरे पास, रिमेनिंग वर्क बचा। किसे करना है, ये सी को करना है, तो सी कितने टाइम में करेगा, तो रिमेनिंग वर्क को सी की एफिशिएंसी से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो सी का टाइम मिल जाएगा जो है 8। ठीक, सोल्व करेंगे, मेरा आंसर आ चुका है, आप देखेंगे 8 से काटूंगा तो ये 2 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, तो 30 माइनस 12 दैट इज 18, क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है सभी लोगों को, देखो जल्दी से। अब आगे अगर मैं दूसरा तरीका देखूं तो मैं क्या कह सकता हूं, देखो भैया ए बी और सी तीनों मिलके काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। ए और बी ने 12 दिन का काम कर लिया, तो हमारे पास काम कितना बचा, आप कहेंगे सर 15 दिन का सी का काम बचा है और 3 दिन का मेरा किसका काम बचा है, ए और बी का काम बचा है, यही तो काम बचा है मेरा। ए और बी ने 12 दिन काम कर लिया, 15 दिन कर लेते तो खाली सी का काम बचता, तो मैंने कहा ए और बी का 3 दिन का काम बचा और सी का पूरा 15 दिन का काम बचा। इस काम को कंप्लीट करना है सी ने, तो कितना टाइम लगेगा, तो आपको ये दिख रहा है कि ये 15 दिन तो ये हो गए सी का जो बच रहा है ना, और ए और बी का 3 दिन का काम सी कितने दिन में करेगा ये बताना है। आप कहेंगे सर ए और बी कंबाइंड क्या करता है, 8 काम करता है, सी भी एक दिन में 8 काम करता है, तो ए और बी का 3 दिन का काम सी भी कितने दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा, तो 3 + 15 ये आ गया 18। ऐसे भी सोचा जा सकता है, वरना यहाँ पे वैल्यू रखते ना, ए और बी की वैल्यू रखते तो ये 8 आता, सी की वैल्यू रखते हैं 8 तो कट जाता है 8 से 8, तो 3 + 15। चलें आगे, ऐसे भी सोचा जा सकता था। अगला सवाल मेरे पास सिंप्लीफिकेशन का है, फटाफट से सोल्व करेंगे, थोड़ा सा लंबा है
करके देखते हैं। चलो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, पहले न्यूमरेटर को सोल्व करते हैं। 12 माइनस में 3 माइनस 5 माइनस 2 इंटू में 4 माइनस 8 को डिवाइड करूंगा 8 से तो बचेगा मेरे पास -1। ठीक है, फिर माइनस का साइन आ गया तो ये सेपरेटर की तरह काम करेगा। 8 फिर मेरे पास यहाँ पे क्या है प्लस 12 इंटू 2 24, 6 डिवाइडेड बाई 24 1/4 यही आएगा। ये 12 प्लस 1 13 माइनस 8 5 प्लस 1/4 ये हो जाएगा मेरे पास 21/4। कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाय। अब मेरे पास पहले देखो ये है, ये माइनस सेपरेटर की तरह काम करेगा तो इधर अलग सोल्व होगा, ये इधर सोल्व होगा। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 12 इंटू में 10 120, 15 में डिवाइड करूंगा 120 को तो 1/8 और ये बचेगा 9 इंटू 1/8 दैट इज 9/8। कोई दिक्कत नहीं। फिर मेरे पास 12 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 12 तो ये बचेगा 1, 12 डिवाइडेड बाई 12 1। तो मेरे पास क्या वैल्यू बची 9/8 माइनस 1 तो 1/8 बचा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आप देखेंगे यहां से काटूंगा तो 2 और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 21 इंटू 2 दैट इज 42। सीक्वेंस में चलो कोई गलती नहीं करोगे, आराम से आंसर आएंगे आपके, घबराना नहीं है एग्जाम में कैलकुलेशन देख के। अब देखो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सा सवाल हो गया। कविता ने क्या करा 4,000 रुपए जमा कराए 2 साल के लिए एक बैंक में 6.25% पर एनम की ब्याज दर से सिंपल इंटरेस्ट पे। तो हमें बताना कविता को कितना अमाउंट मिलेगा 2 साल के बाद। आप कहेंगे सर 1 साल में 6.25% मिल रहा है तो 2 साल में कितना हो जाएगा 12.5%। 12.5% क्या होता है 1/8। मतलब अगर 8 रुपए डिपॉजिट कराए तो कितने मिलेंगे, एक एक्स्ट्रा 9 मिलेंगे। कितना डिपॉजिट कराया था कविता ने 4000 रुपीज। कितने टाइम्स होता है 8 का 500 टाइम्स। तो 9 को 500 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ गया 4500। इतना ही पैसा कविता को मिलेगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे। अगला सवाल हमारे पास कहता है शुभम ने 345 मार्क्स सिक्योर करे 600 में से एक एनुअल एग्जाम में। हमें बताना है कि कितने परसेंट मार्क्स उसे मिले। अब ये तो कोई बच्चा भी कर सकता है। आप कहेंगे सर 345 डिवाइडेड बाई 600 इंटू में 100% और ये 2 जीरो से 2 जीरो कटी जाएगी तो आपको डायरेक्टली 345 डिवाइडेड बाई 6 ही लिखना था और ये वाली वैल्यू मेरे पास 570 57.5% ही आ गया। ठीक है, चले आगे। ऑल्दो शुभम मेरा भी नाम है लेकिन इतने कम नंबर मेरे कभी नहीं आए। अगला सवाल कहता है एक चेयर को 2858.77 रुपीज का बेचा जाता है जिसमें एक पर्सन को 27% का गेन होता है। हमें बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। आप कहेंगे सर अगर ये कॉस्ट प्राइस को 100% माना तो हमने कितने का बेचा 127% का बेचा होगा तो वो इसके बराबर होगा। 100% निकालना है तो ये आएगा 2858.77 2858.77 डिवाइडेड बाय 127 इंटू में 100%। यही वैल्यू बनेगी। अगर मैं देखता हूं यहाँ पे ध्यान से समझिए तो ये 100 पॉइंट हटा दूं तो ये 100 हट जाएगा, मेरे पास सिर्फ परसेंटेज रह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर आएगा। अब क्या आंसर हो सकता है इसे सोल्व करके। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर एग्जैक्ट वैल्यूज में आंसर है तो ये यूनिट डिजिट 7 है, यहाँ पे भी 7 है। 7 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 7 आए तो आप कहेंगे सर 1 से करना पड़ता है। तो लास्ट डिजिट जो भी होगी मेरे आंसर की वो 1 होगी। तो या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा, बाकी नहीं हो सकते। अब लेकिन मुझे निकालना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन मेरे पास है नहीं। 127 अगर आपको किसी से कटता हुआ दिख रहा है तो बात अलग है, मुझे तो किसी से कटता हुआ भी नहीं दिख रहा। तो पूरा निकालना स्टार्ट करता हूँ। पहले मेरे पास ये जाएगा 2 टाइम्स, ये 254 बनेगा और मेरे पास यहाँ पे 31 बचा 318, फिर 2 टाइम्स आएगा तो 22। अब स्टार्टिंग की 2 डिजिट मिल गई, यहाँ पे चेक करो 2251 सिर्फ इसमें आ रहा है, इसमें 21 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो यही आंसर आएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। कैलकुलेशन बचानी आनी चाहिए, ये नहीं कि एग्जाम में पूरा बैठ के सोल्व करने लग गए और निकाल रहे हो अपना आंसर, बहुत टाइम लगा दोगे सिंपल से सवाल में। अगला सवाल हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का एक और सवाल। कैसे करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करो। 12 1 13/3 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6 और 2 8/3 माइनस 1/3 9/2 माइनस 10/3 यही है।
देख लो कोई गलती ना करी हो मैंने। अब सोल्व करना है, यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं तो ये तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 9 3 जा 27 माइनस 27/6, 7/21। और यहाँ पे अगर सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 56 माइनस 7/21, यही वैल्यू बन रही है। और ये 13/3। ठीक है, ये 56 में से कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, रुक जाओ। 21 कैसा आया यहाँ पे, ये 6 है ना, तो 7/6 ये 18 आएगा, 7/18। तो 8 6 जा 48 माइनस 7/18 ये आएगा। ठीक है, रियली सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई थी। यहाँ से काटूंगा तो 6, ये आएगा 41। आप देखेंगे जब डिवीजन होती है तो ये इधर आ जाता है और ये इधर चला जाता है। तो मेरे पास 6 × 13 78 और 41 आ जाएगा, इधर पढ़ा रखा है। तो बन जा मेरे पास यहाँ पे 37 और डिवाइडेड बाय 41, यही आ रहा है। चलें आगे। जब डिनोमिनेटर में 41 दिख गया था तो 4 ऑप्शन में से मार्क करना होता, तो तब भी आप ऑप्शन नंबर डी मार्क कर सकते थे, एक ही ऑप्शन में डिनोमिनेटर में 41 था। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि मीन क्या होगा ऑल प्राइम नंबर्स का बिटवीन 10 एंड 12। अब प्राइम नंबर कौन कौन से आएंगे, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है आपके पास, 15 नहीं है, 17 प्राइम है, 19 प्राइम है, 21 नहीं है, बस यही आएंगे इनके बीच में। बिटवीन जब लिखा हो तो ये भी इंक्लूडेड नहीं होता, ये भी, ऑल्दो ये दोनों प्राइम नहीं है बट बिटवीन में ये दोनों इंक्लूडेड नहीं होते। इनका मीन बताना है तो आप कहेंगे सर इनका सम कर दो, डिवाइडेड बाय 4 कर दो। 11 और 19 30, 13 और 17 30, 30 प्लस 30 60, 60 डिवाइडेड बाय 4 15। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8 पेन को मैं 75 रुपीज का बेचता हूं तो 25% का लॉस होता है। कितने पेन 372 रुपीज के बेचे जाएं जिससे कि जो प्रॉफिट है वो 24% का हो जाए। कैसे सॉल्व करेंगे, खुद से ट्राई करके देखिए एक बार। देखो, अगर 8 पेन का सेलिंग प्राइस 75 है तो एक पेन कितने का बेचेंगे, 75/8। ये एक पेन का सेलिंग प्राइस आया, यहाँ पे लॉस हो रहा है 25% का। कॉस्ट प्राइस को जनरली मैं 100% मानता हूँ 25 का लॉस हुआ तो 75% पे बेचेंगे, तो ये 75% का मान है। और कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो इंटू 100 करना पड़ेगा। 75 इसके बराबर था तो मैंने 75 डिनोमिनेटर में करा, 100 का निकालना है तो 100 मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक पेन का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसे 24% प्रॉफिट पे बेचना है। तो आप क्या होगे सर, इंटू में 124 डिवाइडेड बाय 100, एक पेन को इतने का बेचना होगा। कितने पेन बेचे, 372 रुपीज के। मैं मान लेता हूं n पेन बेचने हैं और ये आ जाएगा 372 के बराबर। क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर मैं सोल्व करने जाता हूं, देखो मेरे पास ये 75 से 75 गया, 100 से ये 100 गया, 24 8 से कट जाएगा क्या, 124 कट तो जाना नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, चलो 2 आ गया, और 4 से काटूंगा तो 31 आ गया, 31 से इसे काटूंगा तो 1 जा और 2 जा, n कितना आ जाएगा, 12 × 2 24 आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। चले आगे। माइंड अपना खुला रखो, फास्ट कैलकुलेशन करने के बाद डालो। देखो कैसे स्टेप्स बचा सकते हो अगर आप बेसिक से भी क्वेश्चन को कर रहे हो। मैं कोई ज्यादा आपको ट्रिक्स वगैरह नहीं यूज कर रहा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, मैं बेसिक से ही करा रहा हूं आपको। क्वेश्चन में कहता है कि साइन थीटा का मान 4/5 है, तो हमें इसका मान बता दो। टेन और कोस की फॉर्म में चीजें दे रखी हैं, कैसे सोल्व करेंगे इसमें। आप कहेंगे सर देखो साइन थीटा क्या होता है, मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, और 4 और 5 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, 3 के साथ। तो बेस कितना हो गया, 3 हो गया। अब 3 मेरे पास टेन थीटा है, 10 क्या होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर 4 है और बेस है 3। 5 कोस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो 3/5। सेक क्या होता है, 3 इंटू में मेरे पास हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस, और कोट क्या होता है मेरे पास, ये होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक, सॉल्व करके अपना आंसर बता दो, इजी कैलकुलेशन है, सब कटता चला जाएगा। 4 - 3 1,
इधर 5 माइनस 3 2, 1/2 इज माई आंसर। अगला सवाल, एक स्फीयर दे रखा है जिसका रेडियस हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका बेस रेडियस 4 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट हमें h सेंटीमीटर दे रखी है। जो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का वो हाफ है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो हमें बताना हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो। देखो, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर h प्लस आर, ठीक है। और जो मेरे पास स्फीयर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया ये हाफ है स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया की, तो मैंने हाफ कर दिया और इक्वल कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। स्फीयर का रेडियस मुझे कितना दे रखा है, ये 8 दे रखा है। सिलेंडर का रेडियस मुझे 4 दे रखा है। और जो सिलेंडर की हमें हाइट बतानी है कि ये क्या होगी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो ये 2 कटेगा, 2 पाई से मैं 2 पाई को एलिमिनेट कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 आया, यहाँ पे मेरे पास 4 और h प्लस 4 आया। 4 से यहाँ पे काटूंगा तो मेरे पास ये 16 आएगा, 16 माइनस 4 12, हाइट आ गई 12। खत्म हो गया क्वेश्चन। चले आगे। कहता है एक बॉय 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक स्क्वायर फील्ड को डायगोनली क्रॉस करता है 36 सेकंड्स में। तो एरिया बता दो स्क्वायर फील्ड का क्या होगा। एक स्क्वायर फील्ड कुछ इस तरीके से होती है और अगर एक बच्चा उसे डायगोनली चलना चाहे तो कुछ इस तरीके से चलेगा। अगर वो इस तरीके से चल रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग रहा है उसे, 36 सेकेंड। तो क्या मैं यहाँ पे ये डिस्टेंस बता सकता हूँ कितना होगा। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू में टाइम। तो डायगोनल की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, स्पीड है 4 और ये किलोमीटर पर आवर में, ये सेकंड्स के अंदर है। तो इसे मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो मेरे पास ये मीटर में दूरी आ जाएगी, स्क्वायर फील्ड की डायगोनल कितना होगा। तो ये 2 हो गया और ये वाली वैल्यू मेरे पास 4 5 जा 20 2 जा 40 मीटर आ गई। ये क्या आ गई, डायगोनल की दूरी। हमसे पूछा है कि एरिया बता दो मीटर स्क्वायर में, तो ये भी मीटर में है। एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड होता है डायगोनल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 800। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चलें आगे। अगला सवाल कहता है रुचिरा को एक काम को 22 दिन में कंप्लीट करना है। पहले 10 दिन में उसने सिर्फ 1/30 वर्क करा एक दिन के अंदर। मतलब इस सेंटेंस को दोबारा सुनिए। पहले 10 दिन तक, ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 डेज, पहले 10 दिन जो वो काम कर रही है उस दौरान उसने क्या करा, कुछ इस तरीके से काम करा कि एक दिन में सिर्फ टोटल काम का 1/30 पार्ट ही उसने कंप्लीट किया। अब कहता है कि टोटल वर्क का कितना उसे डेली करना पड़ेगा 11वें डे से, जिससे कि वो काम को टाइमली कंप्लीट कर पाए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया, आप बड़े आराम से इसे कर सकते हैं। अगर टोटल वर्क को मैं W मान लूं तो आप कहेंगे सर स्टार्टिंग के 10 दिन उसने क्या करा, हर एक दिन 1/30 काम करा, तो 10 दिन में कितना कर देगी, 10/30 वर्क कर देगी, ठीक है। तो बचा हुआ काम कितना रह गया मेरे पास, रिमेनिंग वर्क रह गया मेरे पास, टोटल वर्क में से ये घटा दूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1/3 है, तो 2/3 वर्क रह गया मेरे पास। अब 10 दिन तो बीत गए, पूरा काम उसे करना था 22 दिन के अंदर, तो कितने दिन बचे, 12 दिन। 12 दिन के अंदर उसे कितना करना है, 2/3 काम करना है। तो एक दिन में कितना करना पड़ेगा, 2/3 काम करना है 12 दिन के अंदर। एक दिन में 12 से भाग दे देंगे तो 2/3 इंटू 12 वर्क, 2 से काटूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू 6 आ जाएगी, 6 3 18। 1/18 वर्क उसे हर दिन करना पड़ेगा जिससे कि काम अपना 22 दिन में कंप्लीट हो जाए। चलें आगे। बनाबरी कह रहे हैं सर आप रोज लाइव आया करो, ठीक है।
मैं प्रैक्टिस सेशन के लिए रोज लाइव आने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर आप क्लास करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। कहता है एरिया बता दो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का जिसका हमारे पास जो बेस है वो 54 है और जो इक्वल साइड्स हैं वो 45 है। अब इसका अगर आपको एरिया निकालना है, दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक तरीका होगा कि आप हीरोस फॉर्मूला लगा दो। तो एरिया क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर में पहली साइड घटाई, सेमी पेरीमीटर में दूसरी साइड घटाई, सेमी पेरीमीटर में तीसरी साइड घटाई। इससे आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है मेरे पास। तो अगर मैं इस तरीके से निकालता तो पहले मैं सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर बाई 2, पेरीमीटर निकालता, परिधि निकालता। तो इन तीनों का सम करते हैं हम, परिमाप 90 प्लस 54 144, ये आ जाता 72। 72 में से 45 को घटाता तो 27, फिर 45 को घटाता 27, और 72 में से 54 को घटा देता तो 18, यही आता। आप देखते हैं 72 कुछ और नहीं है, ये 18 इंटू 4 ही है। तो अब रूट से बाहर निकालना है तो क्या क्या चीजें कॉमन आएंगी, आप कहेंगे 27 दो बार है, 27 बाहर आ गया। यहाँ पे 18 दो बार है, 18 बाहर आ गया। 4 क्या होता है, 2 स्क्वायर होता है, तो 2 बाहर आएगा, ये मेरा आंसर आएगा, ठीक है। चारों ऑप्शन की यूनिट डिजिट अलग अलग है, ऑप्शन की यूनिट डिजिट से कर लेते हैं। 7 8 जा 56, 6 2 जा 12, यूनिट डिजिट आएगी 2। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एक तरीका ये। दूसरा तरीका हम क्या करते हैं, जो जनरली मैं फॉलो कर लेता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस में, जो मुझे थोड़ा इजी लगता है। अब उसमें क्या करेंगे हम, इसमें अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं तो हमें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या करता है, बाइसेक्ट भी करता है इस साइड को। तो ये 54 है तो ये आ गया 27। फिर 45 27 किसके साथ ट्रिपलेट बनाएंगे अगर मुझे हाइट निकालनी हो। आपको दिख रहा है ये 9 इंटू 5 है, ये क्या है 9 इंटू 3। तो 3 और 5 किसके साथ, 4 के साथ ट्रिपलेट बनाएंगे, तो ये 4 इंटू कितना होता है, 9 हो जाएगा। क्लियर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या है मेरे पास 27 इंटू 2, और हाइट कितनी है मेरे पास 4 इंटू 9। ऐसे भी आप कर सकते थे, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब ये कुछ और नहीं है, बेसिकली जो हाइट होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर वो ये होती है। इस वाली साइड को, हाइट को आप किस में मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरा आंसर क्या था, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 27 इंटू में 36। दिस इज माई आंसर, जो मैं डायरेक्टली निकाल सकता था। यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप्स बच जाता है कि ऑब्वियसली डिपेंड करता है, ट्रिपलेट बन रहे थे तो मेरा इजीली हो गया, ट्रिपलेट नहीं बनते तो इट मे टेक सम टाइम टू फाइंड दिस वैल्यू एंड देन सॉल्व। इन दैट सिनेरियो ये भी सही हो सकता था, इजियर। जो भी अच्छा लगे आप उससे करें, मैंने बस एक और अप्रोच आपको बताई कि इस तरीके से भी निकाल लिया करिए। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक पैरेललोग्राम है, सॉरी एक ट्रेपीजियम है, एक समलंब है मेरे पास, जिसके अंदर जो दो पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ दे रखी है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन पैरेलल साइड्स के बीच में उसकी लेंथ दे रखी है। तो हमें बताना है एरिया क्या होगा। जो एक ट्रेपीजियम कुछ इस तरीके की फिगर होती है जिसकी दो साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, और जो इन दोनों के पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस होता है उसे ही हम हाइट कहते हैं। तो हाइट मुझे दे रखी है 12, एक साइड 15 और एक साइड पैरेलल वाली 18 दे रखी है। एरिया पूछा है। एरिया कुछ नहीं होता, एरिया होता है हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का योग 18 प्लस 15 दैट इज 33 इंटू में हाइट, हाइट क्या होती है 12। क्वेश्चन खत्म हो गया। यहां से काटूंगा तो ये 6 आ गया, 33 इंटू में 6 करेंगे तो मेरे पास 198 आ जाएगा, शायद यही है ना 198। चलो अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है एन वो छोटे से छोटा नंबर है जिसे अगर मैं इन सब से डिवाइड करूं तो हर केस में रिमाइंडर क्या मिलता है, 1 मिलता है, और ये 271 से भी डिविजिबल है। तो हमें बता दो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन क्या होगी, कैसे करेंगे सॉल्व। आप कहेंगे सर सबसे पहले तो मैं वो छोटी से छोटी संख्या निकालता हूं जो इन सब से डिवाइड हो जाए, है ना। तो अगर मैं वो संख्या निकालूंगा तो क्या आएगा, इन सब का एलसीएम आप ध्यान से देखिए। अगर मैं 15 और 25 का एलसीएम निकालूं तो मेरे पास ये 75 आ जाएगा।
इसमें 5 का फैक्टर है, 7 एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 75 इंटू में 7 हो गया एक। ठीक है, इसमें क्या है 5 और 8 का फैक्टर, 8 मैंने अभी तक यूज नहीं किया तो एक 8 आ जाएगा। 42 क्या है मेरे पास 7 इंटू में 6, तो 2 भी ले चुका हूँ 7 भी ले चुका हूँ 3 यहाँ पे आ गया, तो ये इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्टली 1 बाय 1 करके सोल्व कर लिया। अदरवाइज आपके दिमाग में आप और मेथड्स भी यूज कर सकते थे एलसीएम निकालने के लिए, मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ इस तरीके से। आई होप आपको समझ आ गया। इन दोनों का एलसीएम निकाला, फिर जो मुझे इसके फैक्टर्स पता है इसमें क्या क्या आ रहा है, जो इसमें है और इनमें नहीं है वो मैंने मल्टीप्लाई करा, फिर इन सब में जो आ चुका है इसमें नहीं है वो मल्टीप्लाई करा और मैंने सोल्व कर लिया। अब इसे सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर 75 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो आसान होता है ये होता है 600, और 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4200। 4200 वो वैल्यू है, वो सबसे छोटी संख्या है जो इन सबसे कट जाएगी। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो मतलब अब हमें वो नंबर चाहिए जो इन सबसे डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या दे दे 1। तो आप कहेंगे सर इसमें +1 कर दूं तो इन सबसे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 ही मिलेगा। अब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं जिसमें इन सबसे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर मिले। आप कहें सर इसके अंदर किसी भी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो एक नेचुरल नंबर हो, क्या हो एक नेचुरल नंबर हो, तो अब मैं इस वाले पार्ट को डिवाइड करूंगा किससे, इन सभी नंबर से, तो एक्स का कोई भी मान हो मेरे पास रिमाइंडर यहाँ पे 1 ही मिलेगा, क्योंकि ये तो पूरा कट जाएगा 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये मेरा नंबर की फॉर्म हो गई कि नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। हमसे कहा गया है वो मिनिमम नंबर बताओ कि वो 271 से भी कट जाए, तो जो ये वाला नंबर है ये 271 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 271 से अगर मैं 4200 को डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आता है, अब ये देखिए। सबसे पहले मैं पूरा ही करके दिखाता हूं, 271 और यहाँ पे 4200, तो मैं कहूंगा 1 से जाएगा 271 और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू 9 और यहाँ पे मेरे पास 4 149 और 0 आएगा, है ना। अब यहाँ पे करूंगा तो कितने टाइम्स जाएगा, लगभग 5 टाइम्स ही जाना पड़ेगा हमें, 6 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा। 5 टाइम्स अगर मैं गया तो मेरे पास यहाँ पे 5 5 3 कैरी फॉरवर्ड 30, मेरे पास वैल्यू क्या बची 135 बची। तो अगर इस वाले को मैं इससे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचता है 135। 135 इंटू एक्स प्लस 1 ये रिमाइंडर बचेगा 271 से डिवाइड। एक्स की वैल्यू क्या रख दूं, अगर मैं 1 रखता हूं तो ये बनेगा 136, तो ये तो कट नहीं रहा 276 से। एक्स को 2 रखूंगा तो 135 इंटू में 2 270 और +1 271, ये कट जाएगा इससे, तो एक्स का मान क्या आएगा 2 आएगा। तो मेरा जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो होगा मेरे पास 8401, ये नंबर बनेगा। यहाँ पे एक्स को 2 रख दिया। तो हमें बताना है सम ऑफ डिजिट ऑफ एन, अभी भी खत्म नहीं हुआ, इसकी सारी डिजिट्स का सम। 8 + 4 12 + 1 13, दिस इज माई आंसर। नोट कर लेना, अच्छा सवाल है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, एसएससी में तो आता ही है हर बार, और एनटीपीसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलता हूं अगले सवाल पे। कहता है 8 डिजिट का एक नंबर है, ये 11 से डिविजिबल है, तो ए का मान बता दो। 11 का डिविजिबिलिटी रूल सबको पता है, लगा देंगे। ऑड प्लेसेस की डिजिट्स का सम, इवन प्लेसेस की डिजिट्स का सम जो है, इन दोनों का डिफरेंस 11 से कटना चाहिए। तो 9 + 4 13 14 और 5 17, माइनस में a + 3 + 6 + 2 11 +, ये किससे कटना चाहिए 11 से कटना चाहिए। तो a का मान हम क्या रख सकते हैं, आप कहेंगे सर एक सेकेंड 13 14 और 5 19 है। a आपको पता है कोई भी मान ले सकता है 0 से 9 के बीच, तो 0 से 9 के बीच 0 रखूंगा तो ये जो वैल्यू बनेगी वो मेरी 11 से छोटी बनेगी, 11 मतलब 11 से छोटी बनेगी, तो 11 तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मुझे ऐसा रखना पड़ेगा कि इसे मैं क्या कर दूं, अगर ये 0 बन जाए मेरे पास तो वैल्यू 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो 19 - 11 डेट इज 8 - a, 11 से कट जाए तो a की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी हमें, इसे अगर 0 को इक्वेट कर दूं तो a का मान आ जाएगा 8, तो अगर a को 8 रख दिया गया तो मेरे पास ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। कहता है मोड और मीन एक ग्रुप डेटा का हमें 27.5 और 28.5 दे रखा है, हमें मीडियन बताना है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल रिलेशन क्या होता है हमारे पास, मोड होता है मेरे पास 3 मीडियन
माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मोड दे रखा है 27.5, 3 मीडियन हमें निकालना है, और 2 मीन। मीन मुझे दे रखा है 2 इंटू 50, 28.5। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस दिखाना है, तो मीन क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ये 28.5 इंटू में 2 57, इधर ऐड करूंगा 64, 84.5 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 3 से काट लो तो ये मेरे पास 24.166 ऐसे जाएगा। 24.166 अप्रोक्सीमेट करूंगा, 66 की जगह 7 आ जाएगा, 24.17। दिस इज माई आंसर। 24 नहीं 8 है ये, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक। चलें आगे। आर नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन में कहता है रवीश ने 4/5 एक बुक का रीड करा, जबकि सोमा ने सिर्फ 5/8 उस एक बुक का रीड करा जो वो रीड कर रही है। ठीक है, दोनों के पास 120 पेजेस बचे हुए हैं अपनी बुक्स में जो उन्हें रीड करने हैं। हमें बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ पेजेस रेड बाय रवीश हैज बीन रेड बाय सोमा। सोमा ने, मतलब अगर रवीश ने, मैं मान लो 8 पेजेस ऑलरेडी रीड करें, तो हमें फ्रैक्शन बताना है सोमा के साथ कि सोमा ने कितने रीड करे होंगे। तो सोमा ने जो पेजेस रीड करे हैं और जो रवि ने पेजेस रीड करे हैं, इनका फ्रैक्शन हमें बताना है। ठीक है, रवि द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना अंश सोमा द्वारा पढ़ा गया है, ये हमें बताना है। अब देखो यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा कि दोनों ने सेम बुक पढ़ी है, दोनों ने क्या पढ़ा होगा, अलग अलग बुक पढ़ी होगी। रवि ने क्या करा, 4/5 पार्ट बुक का पढ़ लिया, तो रिमेनिंग कितना होगा उसका, 1/5 पार्ट ऑफ बुक है रिमेनिंग। 1 माइनस 4/5 करूंगा तो 1/5 बचेगा। कितने पेजेस बचे हैं उसके, इसे थोड़ा इस तरीके से ना करते हुए बेटर है ये कि रवि की मैं बात कर रहा हूं जो उसने रीड कर लिया, जो उसने रीड नहीं करे, रीड और टोटल। ठीक है, तो 4/5 पढ़े हैं, मतलब उसने 4 रीड करे हैं अगर 5 पेज है बुक के अंदर। ऐसे अगर सोमा की बात करूं, उसने 5/8 पढ़ा है, तो मैं मान लेता हूं रीड और टोटल। अगर टोटल 8 पेजेस हैं तो सोमा ने कितने रीड करे हैं, 5। दोनों के ही कितने 120 पेजेस बचते हैं। रवि के कितने पेजेस बच गए, 5 माइनस 4 1, ये 120 को डिनोट करता है। तो रवि ने टोटल कितने पेजेस पढ़े होंगे, आप कहेंगे सर 4 इंटू में 120, कितने पढ़े होंगे, 4 इंटू में 120 पढ़े होंगे। अगर सोमा की बात करूं, उसने 5 पेज पढ़े हैं, अगर 8 पेज की बुक है, कितने पेजेस कम पढ़े हैं, 3। ये किसे डिनोट करता है, ये 120 पेजेस को डिनोट करता है। तो 1 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करता है, 40 को रिप्रेजेंट करता है। कितने रीड करे हैं सोमा ने, ये आ जाएगा 5 इंटू 40, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 इंटू में 40। सोल्व करके अपना आंसर निकाल देंगे जो हमसे फ्रैक्शन पूछा गया है। यहाँ से काटूंगा 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5/12। दिस इज माई आंसर। ठीक है, अच्छा सवाल था, मतलब लैंग्वेज ट्विस्ट करके पूछा है, लिख लेना, आगे कभी इस तरीके का है तो आप रिकॉल कर पाओगे। अगला सवाल मेरे पास, राम और रहीम है, उनके पास टोटल 1210 रुपये हैं। 1/3 ऑफ राम्स मनी वो बराबर है 2/5 ऑफ रहीम अमाउंट के। तो हमें बताना है कि रहीम के पास कितने पैसे होंगे। देखो, राम को अगर मैं आर मान लूं और यहाँ पे रहीम को स्मॉल आर मान लूं, किसी भी तरीके से मान सकते हो, वरना अलग अलग चलो ए और बी मान लेते हैं, किसी को कुछ ना लगे। तो ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो मैंने कहा राम और रहीम पे टोटल अमाउंट कितना है, 1210। 1/3 ऑफ
राम अमाउंट, ये क्या है मेरे पास 2/5 ऑफ रहीम अमाउंट। तो मेरे पास A/B कितना आ गया, हमारे पास आ गया 6/5। टोटल कितना है 11 रेशियो। टोटल यहाँ पे राम और रहीम का मिला के कितना है 1210, कितने टाइम्स जा रहा है 110 टाइम्स जा रहा है। हमसे पूछा रहीम के पास कितना पैसा था, मतलब 5 रेशियो का मान, तो 5 इंटू में 110, ये आ जाएगा 550। आई होप क्वेश्चन सभी लोगों को क्लियर हो गया। चले आगे। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास। 35 क्वेश्चंस हमने सोल्व किए। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए हैं। अगर आपने पढ़ रखा था तो आपको ये चीज समझ आई होगी कि जो भी हमने क्लास में किया है मैथ्स कोर्स के अंदर या ऑफिसर बैच के अंदर, एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो आप खुद से ना कर पाए, या किसी भी सवाल में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया हुआ। ठीक है, लैंग्वेज ट्विस्ट करके आएंगे तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा लॉजिक तो आप रखोगे अपने पास, उसे यूज करके आराम से क्वेश्चन को निकाल सकते हो।